हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है एनवायरनमेंट के लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटिक इंटरेक्शन तक लाकर छोड़ दिया था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी बायोटिक इंटरेक्शन को समझने वाले हैं। देखो, आप अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखो तो प्लीज जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखो। उसमें बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के लगभग मोर देन 50% टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आ रहे हैं, अब जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इकोसिस्टम का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं ऑलरेडी, तो प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान देना और अच्छे से समझने का कोशिश करना। देखो, बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इनके बीच के रिलेशनशिप। अगर आप इन्वायरमेंट में सॉरी अगर आप इकोसिस्टम में देखोगे तो स्पीसीज कभी कभी कॉपरेट करती हैं, कभी कभी compete करती है, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह के सिचुएशंस वो लोग क्रिएट करती हैं आपस में। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है ना कि ये इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और ये जो बायोटिक इंटरेक्शन है ये क्या है, ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। चलो, अभी हम समझते हैं ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं, ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप देखोगे कि इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज कभी compete करेंगे एक दूसरे से, कभी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, कभी आप देखोगे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में अलग अलग तरह के रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, अलग अलग तरह के इंटरेक्शन डेवलप होते हैं। इन्हीं में से कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो हमें समझना है। और ठीक है, तो इसीलिए हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन, इसी में सबसे पहला आता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, देखो म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म में आप देखते हो कि जो भी दो स्पीसीज है, ठीक है, बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट। यहाँ पे क्या होता है कि दो स्पीसीज जिसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ये इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बीज एंड फ्लावर। ठीक है, ये दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ। बीज क्या कर रही है, बीज नेक्टर लेती है। ठीक है, और फ्लावर्स को क्या फायदा होता है, इसका पॉलिनेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, इसको भी नेक्टर मिल जा रहा है एंड इसका भी पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अभी देखो, इसी में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो फर्स्ट है। सेकंड एग्जाम्पल ले लो, एक एंट का, एंट एंड एफिड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये समझो। ये जो एंट है और एफिड है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, एंट क्या करती है, एंट को क्या मिलता है, एंट को मिलता है हनी ड्यू। ये हनी ड्यू खाता है। ठीक है, और एफिड जो होता है, इसको क्या होता है, ये एफिड बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, हनी ड्यू प्रोड्यूस करता है, हनी ड्यू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एंट इससे हनी ड्यू ले रहा है और एंट एफिड को क्या कर रहा है, एफिड को जो भी प्रेडेटर्स हैं, इन प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि इसका हनी ड्यू से इसको फायदा हो रहा है और एंट के कारण क्या हो रहा है, इसको प्रेडेटर से सिक्योरिटी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और ये जो बेनिफिट है ये किसके अंडर आता है, ये आता है म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, एक मिनट, हाँ,
म्यूचुअलिज्म। अभी देखो, हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे, और ये क्या है? ये है कमेंसलिज्म। हर एक को बहुत अच्छे से समझना। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा था कि दोनों स्पेसीज को बेनिफिट मिल रहा था। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि देखो, यहाँ ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप भी दो स्पेसीज के बीच में डेवलप हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्पेसीज होगा, इसको क्या मिल रहा है? इसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है? सेकंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। अभी देखो, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लो आप कि पहला, बार्नेकल्स एंड वेल, ठीक है। आपने वेल देखा है? वेल के ऊपर बहुत छोटे छोटे आप देखोगे अलग धब्बे धब्बे टाइप के लगते हैं, कुछ कुछ आपको दिखेगा कि जैसे ये एक वेल मछली है, इसके स्किन पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको कुछ कुछ दिखेंगे, ये होते हैं बार्नेकल्स। अभी इसको क्या फायदा होता है? इन दोनों के इंटरेक्शन से किसे क्या फायदा हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। बार्नेकल्स क्या करते हैं? वेल के बॉडी पर अटैच हो जाते हैं। जैसे ये वेल है, इसके बॉडी पे अटैच हो गया, ठीक है। अब इस अटैचमेंट के कारण क्या हुआ कि वेल जहां भी मूव कर रही है, इसको मूव नहीं करना पड़ रहा है, वो वेल के ऊपर बैठ के मूव कर रही है, ठीक है। उन्हें क्या हो रहा है? इसे क्या हो रहा है कि इसे मूवमेंट भी मिल जा रहा है एंड फूड भी मिल जा रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज मिल जा रहा है वेल के ऊपर अटैच होने से, और वेल को इनके अटैच होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या होते हैं? ये अनअफेक्टेड होते हैं। इतनी बड़ी बॉडी में अगर छोटा सा कुछ आके अटक जाए, अटैच हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल को कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्स्ट, एक को बेनिफिट मिल रहा है, सेकंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये होता है कमेंसलिज्म, ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरे टाइप टाइप के इंटरेक्शन में। ये क्या होता है? ये होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में आपको क्या दिखेगा कि प्रीडेशन में आप देखोगे जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर क्या करते हैं कि ये प्रे को किल करता है और खा जाता है। क्या करता है? किल किया एंड इसी को खा गया। एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पे, जैसे डियर एंड लायन। लायन क्या है? लायन प्रीडेटर है। डियर इसके लिए क्या है? इसके लिए प्रे। ये क्या करता है? ये डियर को मारता है और खा जाता है। ये जो प्रीडेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग सोच रहे होंगे इस तरह में तो इनका डियर का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। देखो, प्रीडेशन भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लायन नहीं रहेगा तो ये जो डियर है, इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, और जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वो इकोसिस्टम ही पूरा खराब हो जाएगा। ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा डिमांड करेगा जो भी ये खाता है। ये लोग क्या है कि घास फूस खा के जी रहे हैं, ठीक है। उस एरिया से पूरा घास खत्म हो जाएगा, उस एरिया से पूरा पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा अगर उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। तो इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए प्रेडेटर का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है? वो इकोसिस्टम बैलेंस होके चलता रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे इंटरेक्शन पे, और ये क्या है? ये है पैरासाइटिज्म, ठीक है। ये जो पैरासाइटिज्म है, इसमें क्या होता है? पैरासाइटिज्म में आप देखोगे जो पैरासाइट होते हैं, इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है बेनिफिट। और जो होस्ट होता है, इसको क्या होता है? हार्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, जो टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंसान के इंटेस्टाइन में जो टेप वॉर्म है, ये क्या करता है? ये एक तरह से पैरासाइट हो गया, ठीक है। और ह्यूमन क्या हो गया? ह्यूमन होस्ट हो गया। अभी ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट क्या है ना कि न्यूट्रिएंट ले रहा है अपने होस्ट से, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है? ये होस्ट जो है, ये जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन क्या है? एक होस्ट हो गया। टेपवर्म क्या है? पैरासाइट हो गया। अभी क्या है? ये यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है? जो इसका होस्ट है, मतलब कि इंसान, वो क्या होता है? वो वीक हो जाता है। अभी देखो, ये जो पैरासाइट है, आप यहाँ पे टेपवर्म का एग्जाम्पल लिया, लेकिन कोई भी पैरासाइट हो, ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक होता है
एक्टोपैरासाइट, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ये बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे कि लाइस, जैसे कि टिक्स। एक होता है एंडोपैरासाइट, ये क्या होता है, ये बॉडी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे देखा टेपवॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के बाहर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पैरासाइट को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो होस्ट है इसे क्या हो रहा है, इसे लॉस हो रहा है, इसे हार्म हो रहा है, ठीक है। ये है पैरासाइटिज्म। अब हम आते हैं पांचवें इंटरेक्शन पे, और इसका क्या मतलब है, कंपटीशन, ठीक है। अभी देखो कंपटीशन जो इंटरेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन तब होता है ना जब ऑर्गेनिज्म सेम रिसोर्स के लिए compete करें, ठीक है। जैसे कि देखो रिसोर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, और यू कैन से मेट्स। अभी देखो यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन दो तरह का होता है। कंपटीशन क्या है, दो तरह के हो रहे हैं, क्या क्या, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, और एक है इंटर स्पेसिफिक। अभी देखो दोनों में क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होता है सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के बीच में कंपटीशन। और जो अपना इंटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, ये क्या, ये है डिफरेंट स्पेसीज के बीच में कंपटीशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर फूड है या फिर वाटर है, जैसे हम पहले फूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो एक जंगल में दो तरह के प्रेडेटर हैं, एक है लायन, एक है टाइगर। सपोज मान के चल रहे, ठीक है, लायन और टाइगर। अभी यहाँ पे क्या है, एक ही जंगल में दोनों है। अब फूड जो है, आप देख रहे हो कि ये लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, ठीक है, ये एनिमल को मारते हैं और खाते हैं। अभी क्या है, अगर ये दोनों एक ही, इनके दोनों के लिए फूड तो सेम है, अब ये दोनों एक ही स्पेसीज को लगातार हंट कर रहे हैं और खा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, इसका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। एंड इसका पॉपुलेशन कम होने के कारण क्या है, लास्ट में इन दोनों के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम तरह के फूड के लिए compete कर रहे हैं, ठीक। ये तो ऐसा था। अभी हम लोग एक ही तरह के स्पेसीज पे जाते हैं, जैसे कि डियर, सेम स्पेसीज है। अब डियर का पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है। इसके लिए फूड क्या, प्लांट्स, ग्रास, यही सब। अभी इसका अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये अब आपस में ही compete कर रहे हैं, और आपस में कंपटीशन के कारण क्या होगा, इनका फूड खत्म होता जाएगा और इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ता जाएगा। तो कंपटीशन में हम दो तरह का कंपटीशन देखें, एक क्या देखें, इंट्रा स्पेसिफिक, जब सेम स्पेसीज के बीच में हो, एक देखें इंटर स्पेसिफिक, जब डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठे, छठा क्या है, अमेंसलिज्म। ये जो अमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म में क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, और ऑर्गेनिज्म एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड रहता है, किसमें, अमेंसलिज्म। जैसे देखो एग्जांपल देखो, एक बहुत बड़ी ट्री है, ठीक है, ये ट्री के नीचे बहुत सारी, जैसे ये देखो ये बड़े ट्री है, ठीक है, इसके बगल में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अभी क्या हो रहा है कि इस ट्री के कारण इन सबको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखो सनलाइट इसको मिल रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो इसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको फर्क पड़ रहा है, क्यों, इनको सनलाइट नहीं मिल रहा है।
अभी देखो, क्या ट्री चाहता है कि इनको सनलाइट ना मिले? ऐसा नहीं है। अमेंसलिज्म में क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे ये ट्री है, और दूसरा ये इन दोनों, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को हार्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें सनलाइट नहीं मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट ट्री पे कोई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इस तरह का जो इंटरेक्शन है, इसे हम अमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है। एंड अब आते हैं हम लोग एक और। ठीक है, कितने हो गए? 6 में 7। एलोपैथी। एलेलोपैथी। हाँ, देखो एलेलोपैथी में क्या होता है ना, ये बेसिकली प्लांट्स के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। अभी देखो कि एक प्लांट केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये प्लांट्स के बीच में हो रहा है, प्लांट्स के बीच में केमिकल इंटरेक्शन। अभी एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या है कि एक है ब्लैक वॉलनट ट्री। ठीक है। अब ये जो ब्लैक वॉलनट ट्री है, ये क्या करता है, ये जुगलॉन केमिकल रिलीज करता है। ठीक है। और इस जुगलॉन केमिकल के कारण क्या हो रहा है, जो आसपास के प्लांट है, ये ब्लैक वॉलनट ट्री के आसपास में जो भी प्लांट है, इस नियर बाई प्लांट की जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को इनहिबिटेट कर रहा है। अभी देखो ये कैसे हो रहा है कि अभी देखो एक जगह पे हमें क्या पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि इस केमिकल इंटरेक्शन की वजह से दूसरा प्लांट का ग्रोथ इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। एंड इसी के कारण क्या होता है, इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एलेलोपैथी। ठीक है। अभी देखो यहां तक तो हमने देखा 7 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन को देखा। अब एक और है 8, और ये क्या है, ये है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रलिज्म में क्या होता है कि दो तरह की स्पेसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, एंड इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखते हो, दोनों स्पेसीज एक दूसरे पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये ना बहुत रेयर सिचुएशन होता है। ये क्या है, रेयर सिचुएशन होता है। रियल इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट आप देखोगे हर स्पेसीज इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रल, किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं डाला जा रहा है। ठीक है। फिर आते हैं हम 9th, और ये क्या है, ये है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब होता है कि दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इवॉल्व हो रही है, दोनों आपस में साथ साथ इवॉल्व हो रही है, जैसे प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स। ठीक है, प्लांट्स एंड पॉलिनेटर। अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि फ्लावर क्या करती है कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। इंसेक्ट आते हैं और वो पॉलिनेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, इस इंसेक्ट को भी फूड मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है। ठीक है। एंड इसी का यूज करके पॉलिनेशन भी हो रहा है। तो प्लांट भी ग्रो कर रहा है पॉलिनेशन के थ्रू, और इंसेक्ट भी ग्रो कर रहा है क्योंकि इसे फूड मिल जा रहा है। ठीक है। तो अभी आज जो हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन देखे, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसमें हम देख रहे हैं टोटल 9 टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। एंड ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तो प्लीज इस इंटरेक्शन को आप अच्छे से कर लेना। और अगर आपको फिर भी समझ में आए तो आप इस टेबल को देख लेना, जिसमें हमने क्या किया है, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, इस तरह की चीजों को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो आप ये चीज यहाँ से कवर कर सकते हो, और समझ नहीं आए तो लेक्चर देख लो। ठीक है। अभी देखो ये तो था इतना। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं, और हम समझेंगे कि आखिर ये जो इकोसिस्टम है, इसकी प्रोडक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। ठीक है। देखो, अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की होगी कि जो हमारा नेचर है, ये नेचर कभी स्टैटिक नहीं होता है। फॉरेस्ट ग्रेजुअली चेंज होते हैं,
वेटलैंड ग्रेजुअली चेंज होता है। हो सकता है कि वेटलैंड आज के टाइम पे वेटलैंड है, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पे लैंड डेवलप हो जाए, वहाँ पे घर बन जाए, ठीक है? आप देखोगे जो बेयर रॉक्स होते हैं, वो भी टाइम के साथ-साथ वेजिटेशन डेवलप करने लग जाती है। अभी देखो ये जो आपको चेंज दिख रहा है, इस चेंज में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नेचर में ये ग्रेजुअल चेंज होता कैसे है? ठीक? एंड इसी चेंज को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में हम लोग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इकोसिस्टम कोलैप्स क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इन सबको डिटेल में समझने वाले हैं। और ये सारी चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रेगुलरली आए हैं, तो इसीलिए प्लीज बी केयरफुल। जब आप इस टॉपिक को कर रहे हो तो ध्यान से सुनना है, ठीक है? सबसे पहले देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी से। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, ठीक है? देखो, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि बायोमास प्रोडक्शन जो है ना, ये बायोमास प्रोडक्शन इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में और टाइम के साथ साथ कितना हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम बायोमास प्रोडक्शन देख रहे हैं, और ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कहाँ पे देख रहे हैं? हम पर यूनिट एरिया पे देख रहे हैं, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ उस एरिया में बायोमास का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इकोसिस्टम कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है एक टाइम में, हम उस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल में समझो आप कि एक फॉरेस्ट, ठीक है? इस फॉरेस्ट में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, एंड इस प्लांट के ग्रो होने के साथ साथ, ये जो प्लांट ग्रो हो रहा है, इस प्लांट के ग्रो होने के साथ साथ क्या देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रहा है कि बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो बायोमास का प्रोडक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, ये समझ में आया? तो अभी ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, इको सिस्टम प्रोडक्टिविटी, ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ये जो प्रोडक्टिविटी है, हम इसे मेजर कैसे करते हैं? तो ये प्रोडक्टिविटी मेजर होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। एक तो ऐसे, या तो फिर दूसरा कैलोरी के बेसिस पे, केसीएल पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है? ये क्या है? ये इकोसिस्टम की एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी शो कर रहा है, जब हम कैलोरी के बेसिस पे जा रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज हम देख रहे हैं बायोमास, जो कि ग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि कितना ग्राम पर स्क्वायर मीटर एक साल में इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो, ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है। एक, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी क्या है? दो तरह की। एक है प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें हम क्या देखते हैं कि आप जो प्रोडक्शन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ये प्रोडक्शन कर रहा है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? प्लांट्स। ये प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ये प्रोडक्शन कर रहा है प्लांट्स। एंड ये कैसे हो रहा है? हम देख रहे हैं यहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रही है एंड उसके थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रही है, एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी भी दो पार्ट्स में आपको दिखेगी।
ये भी दो टाइप्स में आपको दिखेगी। क्या कैसे कैसे? एक आपको दिखेगा, फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप कहते हो जीपीपी। ठीक है। और ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब होता है कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स ने जितना टोटल फूड प्रोड्यूस किया है, हम उसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और चीज, ये क्या है? ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप लोग लिखते हो एनपीपी। ये जो नेट प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे क्या है कि प्लांट खुद भी रेस्पिरेशन करती है, एंड इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी को यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे जो एनर्जी रेस्पिरेशन के बाद बच रही है ना, हम उसी को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। और उसी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है? एनपीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप जीपीपी में रेस्पिरेशन को माइनस कर दोगे, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज हुई है इसको माइनस कर दोगे, तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। और यही एनर्जी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है। अभी देखो, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें से जो एनर्जी बच गई, मतलब कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब यही चीज आगे यूज हो सकता है जो भी कंज्यूमर यूज करना चाहता है। और कंज्यूमर कौन होता है? जो कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आपको दिखेगा। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमने समझ लिया। अब ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आप देखोगे कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसने जो बायोमास को प्रोड्यूस किया है, इसी बायोमास को वो क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसी बायोमास के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे समझो थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखो, अब जो डियर है, कंज्यूमर में आप सपोज डियर को लेते हो, डियर ने क्या किया कि ये प्लांट्स को खाता है। ठीक है। डियर प्लांट्स को खा रहा है, प्लांट्स को खाता है और डियर ग्रो करता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डियर का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, और यू कैन से कि डियर ग्रो कर रहा है। अभी छोटा था, अब वो बड़ा हो गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी बायोमास इंक्रीज होता है। ठीक है। और यहाँ जो बायोमास इंक्रीज हो रहा है, वो किसका इंक्रीज हो रहा है? वो कंज्यूमर का इंक्रीज हो रहा है। एंड इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। ये तो था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी क्या है कि इसी तरह से हम क्या करते हैं ना, कि ग्लोबल प्रोडक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है। और इसी ग्लोबल प्रोडक्टिविटी को समझते समझते एक फैक्ट आता है जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए, कि जो हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। इस पूरे अर्थ का जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है, क्या है? ग्लोबल प्रोडक्टिविटी। ये ग्लोबल प्रोडक्टिविटी क्या है? तो आप देखोगे कि अर्थ का जो टोटल एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये अप्रॉक्स आप देखोगे, मतलब कि एनपीपी। ठीक है। ये अप्रॉक्स होता है 170 बिलियन टन ऑफ बायोमास पर ईयर। हर साल, हर साल आप क्या देख रहे हो कि 170 बिलियन टन बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो आप देखोगे कि लैंड इकोसिस्टम जो है हमारा, इस इकोसिस्टम में 68% प्रोडक्शन हो रहा है। और जो हमारा ओशियन है, इस ओशियन के अंदर 32% प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। ये हमारा ग्लोबल प्रोडक्टिविटी फैक्ट है, जिसको आपको ध्यान में रहना चाहिए। अभी देखो, ये जो प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी में देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, हाई प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। ठीक है। तो रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है। कि हाई प्रोडक्टिविटी रीजन कौन से है? हाई प्रोडक्टिविटी
रीजन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, इसी तरह से कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी रीजन इन अर्थ क्या क्या है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ इकोसिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? यहाँ पे लगातार रेनफॉल होती है, एंड वहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा रेनफॉल होने के साथ साथ एक सस्टेनेबल क्लाइमेट डेवलप होता है, जिसके कारण वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हमेशा हरा भरा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा स्चुअरीज, इसके अलावा वेटलैंड, ये सब हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा था, ये सब हम लोग इसमें भी पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। मैंग्रोव्स, ये सब क्या है, ये इकोटोन रीजन दिख रहा है आपको। कोरल रीफ्स, अभी देखो ये कोरल रीफ, यहाँ पे भी क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। अभी देखो इन सब चीजों में, अभी तो हमने सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बात की थी, अब इन सब चीजों में देखोगे जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट, कि न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर भी बहुत फेवरेबल होता है इन सबके ग्रोथ के लिए, जिसके कारण क्या होता है, इन रीजन में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अभी देखो इसी तरह से हमारे अर्थ पे कुछ लो प्रोडक्टिविटी रीजन भी है, लो प्रोडक्टिविटी रीजन्स भी है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। ये भी कुछ इकोसिस्टम ही है, जैसे कि देखो हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। आप जैसे देख सकते हो माउंटेन, माउंटेन रीजन में क्या देखते हो कि प्रोडक्टिविटी वहां भी बहुत कम होती है, सॉइल कम होता है, वाटर कम होता है, टेम्परेचर भी उस तरह से नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। पोलर रीजन, पोलर रीजन, अभी देखो ये जो हमारे जोन है, ये जो हमारे क्लाइमेटिक रीजन, इन सब में क्या होता है ना कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये तो हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हुए एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है इकोसिस्टम कोलैप्स। इको सिस्टम कोलैप्स, ये जो इकोसिस्टम कोलैप्स की बात होती है, ये क्या होता है? देखो इकोसिस्टम कोलैप्स होने का मतलब होता है जब इकोसिस्टम अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन को रैपिडली यूज लूज कर देता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन दोनों चीज को क्या हो रहा है, इन दोनों चीज को रैपिडली लूज कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या होता है, ये डिक्लाइन होने लगती है। जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होने लगती है, और उसी के कारण क्या होता है, जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अभी देखो कि ये जो इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इसका मेजर रीजन क्या हो सकता है, मेन रीजन क्या हो सकता है, आप लोग सोचने का ट्राई करो। आप सोचो कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और वहां पे क्या होता है, किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हम जाके डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो वहां का जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। वहां की बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो जिस तरह से फंक्शन कर रहा था, वो फंक्शन क्या होगा, धीरे धीरे करके लूज करना स्टार्ट कर देगा, वहां का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि जो इकोसिस्टम कोलैप्स होता है, उसके अगर हम कॉज के बारे में बात करें तो उसके कॉज में सबसे बड़ा कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन,
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन लॉस ऑफ की स्टोन स्पीसीज। क्या आप लोग स्पेसीज को कर रहे हो अच्छे से या नहीं कर रहे हो? क्योंकि स्पेसीज पे भी नोट्स मिल रहे हैं, तो प्लीज स्पेसीज को भी अच्छे से करो, क्योंकि वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है हमारी यूपीएससी के प्रिपरेशन का, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अभी देखो, हम ये समझ गए कि इन सब के कारण क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ये खत्म हो जाता है, जो कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे कोरल रीफ्स हैं, अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि कोरल ब्लीचिंग होगी और कोरल रीफ क्या होंगे, कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये सारी रीजन क्यों हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण। इसी के कारण टेम्परेचर कम हो सकता है ना। अभी देखो, ये तो था कि हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स कैसे करता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम कोलैप्स में एक और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट। अभी टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, जिसके बाद क्या होता है कि इकोसिस्टम रैपिडली चेंज होने लगता है। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा पोजीशन, अगर वो पोजीशन भी खत्म होता है तो उसके बाद इकोसिस्टम क्या होगा कि रैपिडली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लेवल है। इसके बाद क्या होता है, इकोसिस्टम रैपिडली चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में समझते हैं, लेक। लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम में आप देखोगे कि अगर इस लेक में न्यूट्रिएंट का पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो लेक सडनली क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे एल्गल ब्लूम हो जाएंगे, बहुत सारे एल्गी वहां पे डोमिनेट करने लगेंगे। अब एल्गल ब्लूम होगा तो क्या होगा, ये जो लेक था इसको ढक देगा एल्गल ब्लूम, और क्या हो जाएगा कि सनलाइट इस लेक के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और इसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाने के कारण क्या होगा कि आप जो इस लेक के अंदर में प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स धीरे धीरे करके मर जाएंगे, वो प्लांट्स डिक्लाइन होने लगेंगे, और उसके कारण उस लेक के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लेवल भी कम हो जाएगा। और वहां पे जो स्पीसीज रह रहा है, वो जो मरीन इकोसिस्टम में जो मरीन स्पीसीज है, वो सबको ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो सब भी धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको एक टिपिंग पॉइंट बता रहा है कि लेक सडनली एल्गल ब्लूम में चले गया। एल्गल ब्लूम हो गया, ये क्या है, ये टिपिंग पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी। ठीक है, अभी देखो, ये समझ गए। अभी इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम आते हैं एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे, विच इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्पेसीज है, इस स्पेसीज का अगर आप कंपोजिशन के बारे में बात करते हो, तो इस कंपोजिशन का ग्रेजुअल और यू कैन से प्रिडिक्टेबल चेंज देखता है। ठीक है, और ये चेंज आपको टाइम के साथ साथ दिखने लगेगा। जैसे कि आप समझो कि एक बेयर और रॉक है, ठीक है, इस बेयर रॉक पे इनिशियली कोई भी प्लांट नहीं है, जैसे ये एक रॉक है, इस पे कोई भी प्लांट नहीं। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा, बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये गीला होता रहेगा, और एयर चल रही है, एयर अपने साथ कुछ कुछ चीजें लेके चलती है। यहाँ पे क्या हुआ, मड जमा होना स्टार्ट हुआ सपोज, ठीक है, और उस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि लिचिन्स, इसका प्रोडक्शन होता है। लिचिन्स फिर क्या करती है, मॉस का प्रोडक्शन करती है। मॉस क्या का प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि ग्रास का प्रोडक्शन होता है, एंड ग्रास का प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, ट्रीज का प्रोडक्शन होता है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लिचेन से मॉस आई, मॉस से ग्रास आया, ग्रास से ट्रीज आया, ये चीजें एक साथ डेवलप हो रही है। और ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, यही क्या है, यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है,
अभी देखो ये जो सक्सेशन है, यहाँ पे स्टेज देख रहे हो आप, लिचेंस, मॉस, ग्रास एंड देन ट्रीज। अभी देखो हम इसी में क्या होगा ना, स्टेजेस को बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आप देखोगे स्टेज ऑफ सक्सेशन। पहला स्टेज जो होता है वो होता है पायनियर स्टेज। ठीक है, ये जो पायनियर स्टेज है, इसमें क्या होगा कि पायनियर स्पीसीज आएंगे। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सबसे पहले एक न्यू हैबिटाट में कॉलोनाइज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पायनियर स्पीसीज ही दिखेंगे। पायनियर स्पीसीज ये बेसिकली उस तरह के स्पीसीज होते हैं जो सबसे पहले किसी न्यू हैबिटाट में आते हैं। ठीक है, और उस हैबिटाट को कॉलोनाइज करते हैं। एक मिनट रुक जाना। स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सबसे पहले पायनियर स्पेसीज। ठीक है, ये आते हैं कहाँ पे, पायनियर स्टेज में। ये ऑर्गेनिज्म वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, सबसे पहले किसी न्यू हैबिटाट को कॉलोनाइज करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसके एग्जांपल में हम लोगों ने जैसे वहां पे लिचेंस को देखा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोसेस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या है, ये सब पायनियर स्पेसीज हैं। ये वो स्पेसीज हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस जो होते हैं ना, इन कंडीशंस को भी झेल सकते हैं, इन कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये सॉइल फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है, आप देखोगे सेरल कम्युनिटी। ठीक है, दूसरा सेरल कम्युनिटी, ये क्या होते हैं, देखो पायनियर स्पीसीज जब आता है, इसके जस्ट बाद इंटरमीडिएट कम्युनिटी डेवलप होती है, और इन्हें बोलते हैं हम सेरल कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी होती है ना, ये बेसिकली आप देखोगे कि टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होती है, टेम्पररी स्टेजेस होती है। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है थर्ड, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल देखा था, लिचन, मॉस, फिर हम देखें वहां पे धीरे धीरे करके सॉइल बनता है, सॉइल बनने के बाद वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, एंड फिर एक फॉरेस्ट बनता है। ठीक है, यही एक बेसिक प्रोसेस है। ठीक, अभी फाइनल स्टेज में क्या देख रहे हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को देख रहे हैं। इसका अगर आप फीचर देखोगे तो इसका फीचर क्या होगा कि ये एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाती है। स्टेबल इकोसिस्टम, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलेगी आपको। और इसका जो फूड वेब है, ये फूड वेब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो कि जो मैच्योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ठीक है, तो यही था हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ठीक है, अभी देखो ये तो स्टेजेस थे कि स्टेजेस में क्या कौन कौन से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा टाइप ऑफ